डेफिनेशंस को क्लियर करेंगे अबाउट द पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। अच्छा, ये डेफिनेशन ज़रा गौर से समझनी है, उसके बाद फिर हम आगे फर्दर मूव कर जाएंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पैरामीटर? सो वी कैन डिफाइन अ पैरामीटर इन स्टैटिस्टिक्स इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। अच्छा, यहाँ पर ये बात आपने याद रखनी है कि जो पैरामीटर होता है वो आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। आपको पता है न्यूमेरिकल वैल्यू किस तरह की होती है, 1 2 3 4 लाइक ए डिजिट्स। तो पैरामीटर हम कहते हैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू को जो कि पॉपुलेशंस की प्रॉपर्टीज़ को बताता है, यानी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है। तो ये हमारा कहलाता है पैरामीटर। और इन द सेकेंड केस जो हम स्टैटिस्टिक को डिफाइन कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक इज़ ऑल्सो ए न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, लेकिन ये हमें कहाँ से मिल रही होती है? विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अ सैम्पल ऑफ डाटा। यानी स्टैटिस्टिक्स भी हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो कि हमें सैम्पल से मिल रही होती है। और इनकी मेन एग्जांपल्स में मीन है एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ कि पॉपुलेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द सैम्पल। तो पॉपुलेशन मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन एक इस तरह का एंटायर ग्रुप होता है जिसके बारे में आपने कुछ कॉन्क्लूजन ड्रॉ करना होता है, वो आपका पॉपुलेशन कहलाता है। दिस इज़ द एंटायर ग्रुप इन विच यू वांट टू ड्रॉ द कंक्लूजन। पॉपुलेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक गैदरिंग जैसे नाम से है। पॉपुलेशन का मतलब ये होता है एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कलेक्शन जिसके बारे में आपने कोई डिसीजन करना है, वो आपका कहलाता है पॉपुलेशन। और इन द सेकेंड केस आपके पास सैम्पल क्या होते हैं? सैम्पल जो होता है वो आपके पास होता है द सब सेट ऑफ पॉपुलेशन, यानी जो भी पॉपुलेशन का सबसेट होगा वो हमारे पास सैम्पल कहलाएगा। इससे एग्जांपल आप ऐसे कर सकते हो, जैसे मैं आपसे कह सकता हूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे लिए पॉपुलेशन है। अगर मैं एक एग्जांपल ऐसे बना लूँ कि लेट्स से हम पूरी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स की एवरेज एज को मेजर करने जा रहे हैं, वो जो इंटायर स्टूडेंट्स होंगे ना यूनिवर्सिटी के, वो हमारे पास पॉपुलेशन हो जाएंगी, क्योंकि हमने उनके बारे में कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना है। और कंक्लूजन किस तरह है कि जैसे हमने उनकी एवरेज एजेस को मेजर करने जा रहे हैं, वो सारे के सारे पॉपुलेशन है। अब उसका सैम्पल क्या हो जाएगा? अगर लेट से यूनिवर्सिटी में लेट से कि हमारे पास 3000 जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, तो ये सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी हमने एवरेज एज को मेजर करना है, वो सारे के सारे हमारे लिए एज अ पॉपुलेशन कंसिडर होंगे, क्योंकि इंटायर स्टूडेंट्स हैं। मगर लेट से अगर हम इसमें से कुछ सैम्पल की बात कर लें, तो लेट से हम इसमें से कुछ सबसेट ले लेते हैं, मे बी हम ये कह देते हैं कि हम 1000 स्टूडेंट्स ले लेते हैं। तो ये 1000 जो होंगे ये इसका क्या कहलाएंगे? दे आर कॉल्ड द सैम्पल। और हमने डिस्कस किया हुआ पहले भी कि हम पॉपुलेशन सैम्पल को क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन एक बड़ी क्वांटिटी में मौजूद है। अगर इसके ऊपर सर्वे किया जाए और हर स्टूडेंट्स की एवरेज एज को जाकर मेजर किया जाए तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज़्यादा लगता है इसके अंदर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनमें से कुछ सैम्पल्स ले लेते हैं और वही सर्वे हम उन सैम्पल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है, हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी आपने सिर्फ याद क्या रखना है, जो पैरामीटर होता है वो पॉपुलेशन से लिया जाता है, वो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है। और ऑन द अदर हैंड जो स्टैटिस्टिक होता है वो भी एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो कि हम सैम्पल से ले रहे होते हैं। कुछ आपने मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पर करना है याद। वो क्या है जी? नंबर 1, जैसे हमने बात की है पॉपुलेशन की, तो जो पॉपुलेशन का एक होता है मीन और एक होता है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम ये कह रहे हैं द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द पॉपुलेशन इज डिनोटेड बाय दीज 2 सिंबल्स। ये जो पहला सिंबल आपको नज़र आ रहा है इसे कहते हैं म्यू, ये बेसिकली है मीन पॉपुलेशन का। दूसरा सिंबल जो हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सिग्मा का सिंबल होता है, और ये है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी दो नोटेशंस कैसी होंगी कि जो पॉपुलेशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन होंगे उसको हम म्यू और सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके बरक्स जो दूसरे आपके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि आप सैंपल से लेंगे उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है एक्स बार एंड स्मॉल एस। एक्स बार क्या चीज़ है जी? एक्स बार जो है वो मीन है पॉपुलेशन का,
और ये जो स्मॉल एस हमें नज़र आ रहा है, स्मॉल एस से जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है सैंपल का। इसके लिए आप ये चार्ट याद कर सकते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। ये चार्ट किस तरह होगा कि अगर हम बात करते हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द मीन, ये देखिएगा मीन ऑफ सैंपल, यानी जो सैंपल का मीन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स बार से। ये नोटेशन याद रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बार बार इसको इस तरह नहीं लिखेंगे, हम इन वर्ड्स के अंदर इसको डिस्क्राइब करेंगे। दूसरी तरह अगर हम बात करें मीन ऑफ पॉपुलेशन की, यानी पॉपुलेशन का जो मीन होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। तो दोनों मीन हो गए, एक हो गया सैंपल का मीन, वो एक्स बार है, और एक हो गया पॉपुलेशन का मीन, वो हमारे पास हो गया म्यू। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल की, यानी सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन वो स्मॉल एस है। सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एस से, पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से। तो सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट करने से पहले इन सिंबल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगेन आई रिपीट, जो सैंपल का मीन है वो एक्स बार है, जो पॉपुलेशन का मीन है वो म्यू है, जो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो स्मॉल एस है, जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ये वर्ड सिग्मा, इसको हम बोलते हैं, ये सिग्मा है। तो ये दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो दो डेफिनेशन, द पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। पैरामीटर कहाँ से लिया जा रहा है, पॉपुलेशन से, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और स्टैटिस्टिक्स कहाँ से लिया जा रहा है, सैंपल से, ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और इनकी दो एग्जाम्पल में मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है। ओके जी, अब हम क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले हम कुछ डिस्कस करते हैं कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या चीज़ बेसिकली। तो कुछ बातों को आपने जहन नशीन रखना है। नंबर वन, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके अंदर पहली बात की याद रखेंगे कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं उनकी शेप लाइक अ बेल शेप्ड कर्व होती हैं। बेल शेप का मतलब जैसे आप कहते हैं घंटी एक होती है, और ये शेप आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं। तो बेल शेप्ड कर्व हमारे पास कुछ इस तरह की आपको नज़र आ रही होगी बनती हुई, लाइक दिस वन, दिस इज़ लुक लाइक अ बेल शेप्ड कर्व। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक बेल शेप्ड कर्व होती है। अब इस बेल शेप्ड कर्व की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, कि पहली प्रॉपर्टी तो हमने कहा है बेल शेप्ड होती है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि ये सिमेट्रिक होती है अबाउट द मीन। अच्छा, सिमेट्रिक अबाउट मीन का मतलब क्या है? तो पहले अगर आप इस नॉर्मल कर्व को देखेंगे तो इसके मिडल में बच्चों यहाँ पर मीन होता है, बेसिकली ये मीन है। अगर आप गौर करें कि इस मीन के अगर आप शुरू में देखें, पहले देखें, और इस लाइन के बाद में देखें, तो दोनों तरफ जो शेप है वो बिल्कुल सेम है, सिमेट्री है, इसे कहते हैं हम सिमेट्री होना। ये है सिमेट्रिकल अबाउट मीन, यानी जो इसका मिडल है मीन, उसके लेफ़्ट पर और उसके राइट पर बिल्कुल शेप सेम है, यानी जो एरिया लेफ़्ट पर आपको नज़र आ रहा है सेम वे वही एरिया आपको राइट पर नज़र आ रहा है। इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट द मीन। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है? तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि मीन, मॉड एंड मीडियन आर इक्वल। यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि जो इसका मिडिल पॉइंट होता है, यानी जो इसका मीन है, यहाँ पर इसकी ये तीनों चीज़ें सेम होती हैं। मीन की वैल्यू, मीडियन की वैल्यू और मॉड की वैल्यू, ये तीनों की तीनों यहाँ पर सेम होंगी बेसिकली। तो यानी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि मीन, मीडियन एंड मॉड आर इक्वल, ये तीनों के तीनों इक्वल होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी बेल शेप के बनेगा कर्व, सेकंड प्रॉपर्टी ये सिमेट्रिकल होगा अबाउट मीन, यानी मीन के लेफ्ट और राइट साइड पर ये बिल्कुल सेम शेप पे आपको नज़र आएगा, दिस इज अ सिमेट्रिकल। द थर्ड प्रॉपर्टी इज कि इस पॉइंट पर मीन, मीडियन और मॉड की वैल्यू बिल्कुल सेम होती है। अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है। वो हम कह रहे हैं कि इसकी जो लोकेशन होती है, द लोकेशन इज मेजर्ड बाय द मीन म्यू एंड स्प्रेड इज मेजर्ड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब ज़रा समझ लें। देखें, अगर ये आपको एक नॉर्मल कर्व बना हुआ नज़र आ रहा है, लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक अगर नॉर्मल कर्व को ड्रॉ कर देता हूँ, एक ये नॉर्मल कर्व है इस तरह का, इसको थोड़ा सा मैं गैप देके यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये एक नॉर्मल कर्व है अगर लेट्स से, तो इस नॉर्मल कर्व के अंदर एक रफ सा हम कर्व ड्रॉ करते हैं। ये एक नॉर्मल कर्व था, यहाँ पर इसका मीन है यानी म्यू है। तो देखिए, अगर मैं इस नॉर्मल कर्व की बात करूं, इस म्यू को अगर मैं शिफ्ट कर दूं लेफ़्ट या राइट की तरफ, लेट्स से कि मैं ये कहता हूं कि ये जो म्यू है इसको मैं राइट हैंड साइड की तरफ अगर शिफ्ट करता हूं, तो मेरा फिर म्यू यहाँ कहीं बन जाएगा इस पोजीशन पे। लेट्स से मेरा म्यू यहाँ आ गया है, जो नया म्यू है।
अगर मैं अब यहाँ पर एक नॉर्मल कर्व को बनाऊंगा तो वो इस तरह की बनेगी। अगर मैं इस म्यू को, इस वाले ओरिजिनल म्यू को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दूँ लेट्स से, तो मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ये म्यू यहाँ आ गया। तो अगर मैं अब नॉर्मल कर्व को बनाता हूँ तो ये कुछ इस तरह बनेगी। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो म्यू है वो लोकेशन को बता रहा है, यानी अगर हम म्यू को चेंज करते रहें टूवर्ड्स राइट या टूवर्ड्स लेफ़्ट तो इसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी। पहले ओरिजिनल ये ब्लू वाला था, फिर आगे चला गया, फिर बैक पर आ गया। तो याद ये रखना है जो आपका मीन होता है वो हमेशा आपको बताता है कि लोकेशन के बारे में, कि आपकी लोकेशन जो होगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की चेंज हो रही होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें होता है स्प्रेडनेस यानी फैलाव। ये हम किसके बारे में कह रहे हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। अब स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्या बताता है कि आपका नॉर्मल कर्व जो है वो कितना फैला हुआ है। अब इसकी एग्जांपल ऐसे ही ले लें, मैं इसी को यहाँ पर फिर से एक कर्व बना के दिखा देता हूँ। अब देखिए हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ये चीज़ कही है, ये जो डिस्टेंस है ना आपका मीन से कर्व तक का, इसको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी आपका जो मीन से ये कर्व है ये कितना फैला हुआ है। अब इसी एग्जांपल को ऐसे देखो कि लेट्स से मैं फिर से यही डायग्राम यहाँ पर बनाता हूँ, लुक लाइक दिस वन। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल कर्व था। अब इस नॉर्मल कर्व का ये जो हमारे पास है ये स्टैंडर्ड डेविएशन था लेट्स से। अब एक काम करते हैं, इस स्टैंडर्ड डेविएशन को थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसका डिस्टेंस। अगर मैं इसका डिस्टेंस थोड़ा सा कम कर दूंगा तो ये शेप मुझे किस तरह की नज़र आएगी। लेट्स से अब मैं इसको यहाँ से ऐसे बनाता हूँ और यहाँ से ऐसे। अब देखिए ये स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने कम कर दिया, पहले ज़्यादा था अब कम हो गया। तो आप ये देखें कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपका स्प्रेडनेस बता रहा है कि ये कितना फैला हुआ है। अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को कम कर देता हूँ तो आपकी जो नॉर्मल कर्व है वो आपको कम फैली हुई नज़र आएगी, यानी उसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। आप देखिएगा, अब इमेजिन करें कि इस सिग्मा को आप मज़ीद कम कर दें। अगर आप मज़ीद कम कर देंगे तो ये मज़ीद कुछ शेप इसकी अब जाना शुरू हो जाएगी, या इसको अगर मैं सिग्मा को बढ़ा दूंगा तो ये शेप कुछ इस तरह वाइड होना शुरू हो जाएगी हमारे पास। तो बेसिकली हमें जो स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं वो बताते हैं कि कोई भी जो कर्व है वो आपके पास कितना ज़्यादा जो है वो स्प्रेडनेस है, यानी कितना फैला हुआ है, ये हमें बता रहा होता है बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये बात आपने एक तो याद रखनी है यहाँ पे। तो पहली चीज़ क्या याद रखेंगे कि आपका जो मीन है, जो आपका म्यू है, वो क्या बताता है लोकेशन के बारे में। नंबर 2 आपने याद रखना है कि आपका जो सेकंड वैल्यू है, यानी आपकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो आपको क्या बता रहा होता है, वो आपको स्प्रेडनेस बता रहा होता है। तो इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अगर आप उसको देखेंगे तो वो क्या कहता है, द रैंडम वेरिएबल हैज़ एन इनफाइनाइट थ्योरेटिकल रेंज प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो रेंज आपको नज़र आ रही है इसकी रैंडम वेरिएबल्स की, ये बेसिकली हमारे पास यहाँ कहीं आपको पता है माइनस इन्फिनिटी होगा और यहाँ कहीं पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। तो ये बेसिकली इसकी जो रेंज है, इसकी जो हम वैल्यूज़ ले सकते हैं वो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी ले सकते हैं। एंड द लास्ट इज द टोटल एरिया अंडर द कर्व इज़ ऑलवेज 1। तो ये कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। जो कॉन्टीन्यूस होते हैं उनके अंदर बेसिकली इसका जो जितना भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एरिया बाउंड हो रहा है, ये जितना भी है ये बच्चों 1 के इक्वल होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको अपने जहन में रख के चलनी है। मैं रिपीट कर देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी ये बेल शेप्ड होती है, यानी जब भी आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को ड्रॉ करेंगे ये आपको बिल्कुल एक बेल शेप्ड नज़र आएगी, बेल शेप्ड कर्व। दूसरी ये सिमेट्रिकल अबाउट मीन है, यानी मीन के लेफ़्ट और राइट पर ये सिमेट्रिकल है, ये सेम शेप है। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी कि आपको इस लोकेशन पे नज़र आ रहा है कि जो मिडल है इसका, यहाँ पर मीन की वैल्यू, मीडियन की वैल्यू और मॉड की वैल्यू सेम होती हैं। और इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमने बताया, ये जो मीन आपको नज़र आ रहा है जिसको हम यहाँ पर म्यू पढ़ते हैं, म्यू इज़ द मीन ऑफ द पॉपुलेशन, ये आपको बता रही है कि आप की जो बेसिकली नॉर्मल कर्व है उसकी लोकेशन क्या है। यानी देखें अगर आप म्यू को चेंज करते रहेंगे तो आपकी नॉर्मल कर्व की पोजीशन भी चेंज होती रहेगी, लेफ़्ट पर जा सकती है, राइट पर जा सकती है। तो इसका मतलब है कि आपका जो मीन है वो लोकेशन को बता रहा होता है। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ये बताता है कि आपका कर्व कितना ज़्यादा स्प्रेड हुआ है, कम स्प्रेड है या ज़्यादा स्प्रेड है। अगर सिग्मा को कम करेंगे तो ये शेप कुछ इस तरह ऊपर चली जाएगी मज़ीद, लाइक दिस वन, और या फिर ये ज़्यादा फैलना शुरू हो जाएगी। तो ये आपका सिग्मा जो होता है ये स्प्रेडनेस को बताता है। और इसकी जो रेंज होती है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है। और इसके अंदर का एरिया टोटल बाउंड हो रहा होता है वो बेसिकली हमारे पास
1 के इक्वल होता है। सो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। अच्छा, नेक्स्ट में यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी फंक्शन। अगर आपको याद हो तो हमने इससे पहले पढ़ा था PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी जो मास फंक्शन आपने पढ़ा था इससे पहले, वो हमारे पास बच्चों डिस्क्रीट के लिए था। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो था हमारे लिए वो डिस्क्रीट के लिए था। उसके बाद हमने पढ़ा था CDF यानी कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो भी हमने डिस्क्रीट के लिए पढ़ा था। अच्छा, अब यहाँ पर जब हम डिस्क्रीट की बात करते हैं तो हम PMF की बात कर रहे होते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की। जब हम कॉन्टीन्यूस की बात करते हैं बच्चों तो याद रखना है कि हम बात करते हैं डेंसिटी फंक्शंस की। ठीक है जी, कि डेंसिटी फंक्शंस की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम कॉन्टीन्यूस डाटा की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये बात भी आपने अपने जहन में रखनी होगी, बिल्कुल। ओके, अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे एक फार्मूला है, द फार्मूला फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का, यानी आपके पास नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का फार्मूला हम यहाँ पे एक लिख रहे हैं। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल f ऑफ x से। ठीक है, और ये फार्मूला ज़रा समझ लें। इसको हमने बेसिकली किसी क्वेश्चन में यूज़ तो नहीं करेंगे, बट इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है ताकि इससे हम आगे कुछ चीज़ें वेरीफाई कर सकें। सो द फार्मूला इज़ 1 ओवर रूट ऑफ 2 पाई एंड सिग्मा। ये 2 पाई अंडर रूट के अंदर है, सिग्मा e टू द पावर -1/2 और x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्केल। तो ये हमारा है फार्मूला इसका। अच्छा, अब ये फार्मूला क्या बता रहा है, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। इसमें कुछ आपको सिंबल्स आते हुए नज़र आएंगे बच्चों। अब सिंबल्स किस तरह के आ रहे हैं ये आप देख लें कि आपके पास जो सिंबल्स हैं इसके अंदर वो लाइक एक आपके पास आ रहा है यहाँ पर E, ये आपको E नज़र आ रहा होगा। ये E क्या चीज़ है जी? ये E एक मैथमेटिकल कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 2.71828। इसी तरह एक सिंबल आपको नज़र आ रहा होगा पाई, इसके बारे में तो आप जानते हैं। द पाई इज़ अ कांस्टेंट अगेन, जिसकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है 3.14 समथिंग। इसी तरह यहाँ पर हमें एक म्यू नज़र आ रहा है। ये म्यू हम पता है कि पॉपुलेशन का पैरामीटर है जिसको आप मीन कहते हैं, और नीचे सिग्मा नज़र आ रहा है। सिग्मा भी हमारा पॉपुलेशन का पैरामीटर है जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। और ये जो आपको कैपिटल X यहाँ नज़र आ रहा है, द कैपिटल X इज़ एनी वैल्यू ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स। यानी आपके पास ये स्पेसिफिक वर्ड हैं जो आप याद कर सकते हैं इस फार्मूले के अंदर। ये फार्मूला बेसिकली नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का फार्मूला हमारे पास है, जिस फार्मूले को हम यहाँ पर अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए, अगर आपके पास यहाँ पर x इज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर हम ये कहें ये जो x यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा तो जिसका मीन म्यू होगा और वेरिएंस इसका सिग्मा स्क्वायर होगा, तो उसको लिखने का एक स्पेशल तरीका होगा, ये देख सकते हैं आप। यानी हम इसको पढ़ने का क्या तरीका है जी? इसको पढ़ने का तरीका ये होता है, इस फार्मूला को अगर आप देखें, आप कहेंगे x हैज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो x है, x हैज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस इट्स सिग्मा स्क्वायर। यानी एक नोटेशन है, इस नोटेशन को देखकर हम इसको स्टेट कर सकते हैं ये क्या कह रहा है कि x एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन म्यू है और उसका जो सिग्मा स्क्वायर यानी इसका जो वेरिएंस है बेसिकली हमारे पास ये सिंबल्स हैं। तो ये फार्मूला होता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का। इसको भी याद करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, बट इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक चीज़ हो गई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी फंक्शन। अच्छा, दूसरी चीज़ होती है द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों में फ़र्क है बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा सारा काम स्टैंडर्ड नॉर्मल पे चला जाएगा। अच्छा, अब आप ये देखो कि यहाँ पर जो हम इसकी बात करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की और स्टैंडर्ड में, इन दोनों में क्या फ़र्क होगा इसको हम अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास मैं अगर इस डायग्राम को पिक करूँ यहाँ से और दोनों का डिफरेंस मैं आपको यहीं से बताऊँगा करके कि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा। अब इस डायग्राम के अंदर ये जो डायग्राम हमारे पास ये वाली बनी हुई थी, मैं लेट से इसका सिर्फ ये वाला पोर्शन पिक कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। ओके, देखिए ये जो डायग्राम है
ये जस्ट फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये गौर से देखिए, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इस डायग्राम को मैं कहता हूँ, ये मेरा बेसिकली डायग्राम जो है ये एफ ऑफ एक्स के लिए बनी हुई है। एक्स इज़ अ रैंडम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब आ जाते हैं हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। देखिए, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम जी डिस्ट्रीब्यूशंस भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। स्टैंडर्ड नॉर्मल की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब है हम जी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एज स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 1। अब क्या डिफरेंस होगा? डिफरेंस ये होगा कि जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसका मीन 0 होगा और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा 1 के इक्वल होगा, राइट जी। जिसका मीन जो होगा यानी जिसका म्यू जो होगा वो बेसिकली हमारे पास 0 हो जाएगा और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1 के इक्वल होगा। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशंस को हम कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब दोनों में क्या फ़र्क है? ये जो सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, हम जिसे कह रहे थे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स एज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरियस सिग्मा स्केल, तो यहाँ मीन 0 नहीं है बच्चों, यहाँ मीन कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, एनी नंबर, 50, 100, 1000, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन 1 नहीं है, ये भी 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी होता है, मगर जो स्टैंडर्ड नॉर्मल होता है उसमें स्पेसिफिकली हमारा मीन 0 हो जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाता है। तो इस तरह का जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं दे आर कॉल्ड द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप इसकी शेप देखो, इसकी शेप में हम यहाँ पे लिख रहे हैं z, क्योंकि ये z डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहाँ लिख रहे हैं f ऑफ z। अगर आप उसमें देखेंगे तो ये बेसिकली z नहीं था, इसको हम कहते थे यहाँ x है और ये f ऑफ x है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी सिर्फ, और ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं z और f ऑफ z। और आप गौर करेंगे ये एक स्पेसिफिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन 0 हो गया है, ये मीन 0 है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो गया बच्चों। तो इसलिए इसको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे हम? लाइक दिस वन, कि आप इसको कहेंगे कि z इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1। ये जो पोजीशन है ये हमारी मीन है, ये जो पोजीशन है ये हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो अब दोनों में डिफरेंस की क्लैरिटी आपने रखनी है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन कुछ भी होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी हो सकता है, बट हमारे पास जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को बताता है जिसका मीन 0 है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस को हम कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमारा सारा काम ही स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस पे होगा आगे, इसलिए हमें इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आगे मूव करते हैं तो एक बेसिक सा चीज़ है द प्रोबेबिलिटी एज एरिया अंडर द कर्व, कि अब हम ये देखेंगे कि जो नॉर्मल कर्व होते हैं वो हमने पहले ही डिस्कस किया था, उसका जो एरिया होता है टोटल एरिया अंडर द कर्व दिस इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, और हमने ये कहा था ये सिमेट्रिकल होती है, यानी हाफ ऑफ द मीन अबव द मीन, हाफ इज़ बिलो। ओके, अब इसका मतलब ज़रा समझ लेते हैं। देखें ये डायग्राम अगर आप देखेंगे तो मैंने ये कहा है कि इसके अंदर का जो टोटल एरिया है, बेसिकली जितना भी टोटल एरिया है वो 1 है, पहली चीज़ कि ये टोटल एरिया 1 है। अच्छा, अब अगर ये 1 है तो हमने ये कहा था कि ये सिमेट्रिकल शेप होती है, यानी अगर आप इसकी ये लाइन देखें मिडल वाली, ये वाली, इसके लेफ़्ट पर और इसके राइट पर हमने कहा था ये सिमेट्रिकल, लेफ़्ट पर जितना एरिया राइट पर भी इतना एरिया। अगर ये टोटल एरिया अंडर द कर्व 1 है तो इसका मतलब है कि ये पोर्शन होगा 0.5 और ये पोर्शन भी होगा 0.5। ये क्यों दोनों 0.5 होंगे? द रीज़न इज़ बिकॉज ये सिमेट्रिकल शेप है, यानी ये टोटल एरिया 1 है तो आधा इसके बैक साइड पर होगा। सिमेट्रिकल का मतलब है कि हाफ इज़ अबव द मीन, हाफ इज़ बिलो द मीन, यानी मीन से आगे हाफ है और मीन के बैक पर भी हाफ है, डेट्स वाई ये 1 बन रहा है। ठीक है जी। अगर आप इसको यहाँ से देखें तो हमें पता है यहाँ कहीं माइनस इन्फिनिटी होता है, यहाँ कहीं प्लस इन्फिनिटी होता है। तो बच्चों अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से बेसिकली ये जो माइनस इन्फिनिटी है यहाँ से लेकर ये म्यू तक का एरिया माइनस इन्फिनिटी है, तो देखें इसको लिख कैसे रहे हैं हम? इसको लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से x जो रैंडम वेरिएबल है वो कहाँ तक जा रहा है, बेसिकली म्यू तक। ये देख ले म्यू तक, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5। कि म्यू से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी इस म्यू से लेकर इन्फिनिटी तक हमारी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। इन सिंपल वर्ड के आपको याद रखना है कि बस जो मीन होगा उससे बैक का जो एरिया होगा वो भी 0.5 होगा
राइट जी, और जो मीन के बाद का एरिया होगा वो भी 0.5 होगा। आप इतनी बात याद रख लोगे, ये काफ़ी है हमारे लिए इसके लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें वर्किंग याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन में इसको इजीली विजुलाइज कर लिया करेंगे। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, 0.5 एंड 0.5 टोटल एरिया अंडर द कर्व, और जो पूरी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जो टोटल एरिया बाउंड हो रहा है बच्चों, वो 1 के इक्वल है। अच्छा, अब हमने क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को सीखना है, तो अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो वर्किंग हम कैसे करेंगे। इसके फ़ौरन बाद हम क्वेश्चंस की तरफ मूव कर जाएंगे। आसान क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़े से लॉजिकल हैं, इसको ज़रा समझिएगा। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कॉम्युलेटिव स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल टेबल। ये हमारा बच्चों काम है, ये पेपर में आपको गिवन होता है, ये टेबल हम आपको दे देंगे। इस टेबल का नाम होता है द कॉम्युलेटिव स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल टेबल। देखिए यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है स्टैंडर्डाइज्ड। अभी हमने पढ़ा है स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। अब ये टेबल क्या करता है, ये टेबल आपको सिर्फ एक किस्म के एरिया बताएगा, गिव्स द प्रोबेबिलिटी लेस देन द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ z फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू z। अब इसका मतलब समझो। अब ये जो आपको एक शेडिंग एरिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नज़र आ रहा है, तो लेट्स से मेरा z यहाँ पड़ा हुआ है, ये z की प्लेस है। हम क्या कह रहे होते हैं कि इसमें रूल क्या होता है कि बेसिकली जो नॉर्मल टेबल होता है, ये नॉर्मल स्टैंडर्डाइज टेबल होता है, ये सिर्फ आपको उस डिज़ायर्ड वैल्यू से प्रीवियस का एरिया बता रहा होता है। लेट्स से मेरी डिज़ायर्ड वैल्यू z यहाँ पड़ी हुई है, तो ये z के आगे का एरिया नहीं बताएगा, ये सिर्फ आपको z के प्रीवियस यानी लेस का एरिया कैलकुलेट करके दे रहा होता है। ये कभी भी आपको फॉरवर्ड एरिया नहीं बताता, याद रखिएगा, ये आपको बेसिकली कैलकुलेट करके देता है लेस का एरिया। ये भी हम सीखते हैं ये कैसे हमें बताएगा, और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर अप टिल z तक हम जा रहे होते हैं। अब ये एक नॉर्मल टेबल है बच्चों, ये आपको पेपर में गिवन होगा, इसको अच्छी तरह समझ लें, इसको रीड करना, इसकी वैल्यूज़ को देखना, ये हमारा मेन काम होता है। अब ये कहलाता है द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बट गौर करें, ये जो आपके पास इस टेबल के ऊपर शेप बनी हुई है राइट हैंड साइड पर, देखिए यहाँ पर z है और ये z से प्रीवियस एरिया शेडिंग में दिखा रहा है। इसका मतलब है हमें ये सिर्फ z से लेस देन की वैल्यू बच्चों कैलकुलेट करके बेटा देता है, तो ये बात आपने जहन में रखनी है। तो इसको हम कहते हैं, ये हमें बेसिकली बता रहा होता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कैपिटल Z इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल z, यानी ये स्मॉल z से लेस का एरिया हमें कैलकुलेट करके देता है। अच्छा, रीड कैसे करेंगे इसको भी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन में, कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये z की वैल्यू आपको नज़र आ रही है सारी। ये टेबल का मैंने हाफ पोर्शन पिक किया हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा पोर्शन है, मैं आगे दिखा भी दूंगा। तो ये z की शुरू की वैल्यू है 0.0, 0.1, और ये जो बच्चों आपको नज़र आ रहा है अंदर सारा का सारा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, ये सारी के सारी इसके अंदर जो है, ये सारी इसकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो हम ढूंढेंगे ना, इसका एरिया यानी प्रोबेबिलिटीज़ इसके अंदर पड़ी हुई हैं सारी की सारी। तो ये हम कैलकुलेट किया करेंगे जब जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा उसके लिहाज से। अच्छा, राइट्स पर कुछ एड्स लिखा हुआ है, उसको मैं बाद में बताऊंगा ये एड्स क्या चीज़ है हमारे पास, ठीक है जी, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा, अभी हम कुछ क्वेश्चंस को पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि कोई भी जो क्वेश्चंस होता है उसको हम कैसे रीड करते हैं। अच्छा बच्चों, अब यहाँ से मैं क्वेश्चंस कराना शुरू करूँगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको समझ आ सके कि रीड कैसे करना है टेबल्स को और क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब कुछ स्टेप्स होंगे जो आपको बड़े अच्छे रिकॉग्नाइज करने हैं, तब आप ये क्वेश्चंस कर सकेंगे, वरना नहीं। अच्छा, नंबर 1 हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ मोर देन 1.26। अब आप ज़रा गौर से देखते रहिएगा, हम इसको वन बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस z इज़ मोर देन 1.26। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है। अब बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पर सिंबल z का यूज़ हो रहा है। z का मतलब है कि हम नॉर्मल टेबल पे वर्किंग कर रहे हैं, x नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, ज़रा गौर से बात सुनिएगा। आप डायग्राम बनाएंगे हमेशा इस तरीके से। ये डायग्राम क्योंकि मैंने कॉपी की हुई है तो मैं इसको ऐसे लेके चलूँगा, आपने डायग्राम बनानी है। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 1 ये होगा कि आपने इस 1.26 को यहाँ पर स्केच करना है। ये 1.26 है कहाँ, तो आप देखें ये 1.26 जो है, पहली बात ये याद रख लें, ये 1.26 जो है ये बेसिकली मोर देन हाफ है। ये तो सब समझते हैं कि ये हाफ से ज़्यादा वैल्यू है, यानी 0.5 से ज़्यादा वैल्यू है, मोर देन हाफ है 1.26। अब मोर देन हाफ कहाँ होगा, क्योंकि हमें पता है कि 0.5 यहाँ होता है, 0.5 यहाँ होता है,
तो मोर देन हाफ का मतलब क्या है कि आपकी ये जो 1.26 है ये वैल्यू कहीं यहाँ पड़ी होगी, समवेयर एट दिस पोजीशन 1.26। अच्छा यहाँ क्यों होगी, क्योंकि ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है, सॉरी 0.5 से ज़्यादा है हमारे पास, ये देख लें, क्योंकि दिस इज मोर देन हाफ, ये 0.5 से ज़्यादा है। तो बी केयरफुल, इसको ड्रॉ सही करना है। तो ये मेरी 1.26 हो गई। इधर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ बेसिकली, लेट्स से ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है यहाँ पे 1.26 पे। अब हमने करना क्या है कि ये जो 1.26 है, एक एरिया उसके राइट पर है, एक उसके लेफ्ट पर है। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ जो सिंबल यूज़ हो रहा है वो ग्रेटर का सिंबल यूज़ हो रहा है। ग्रेटर का मतलब क्या होगा कि इसके आपने राइट वाला एरिया शेड करना है बच्चों, z, यानी हमें z के राइट वाला एरिया देखना है। तो z के राइट वाला एरिया कौन सा हो जाएगा, वो ये वाला एरिया हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसमें हमने क्या किया। तो हमने 1.26 को स्केच किया, 1.26 मोर देन हाफ था, 0.5 से कहीं आगे था, और z ग्रेटर का मतलब कि हमें राइट वाला एरिया। अब हम क्या करेंगे बेसिकली, अब हमने ये करना है कि हमें तो ये पता है कि जो हमारा जी स्क्वायर टेबल है, ये हमारे पास स्टैंडर्डाइज नॉर्मल टेबल है, ये हमें सिर्फ लेफ़्ट का एरिया कैलकुलेट करके देता है, ये कभी भी राइट का एरिया कैलकुलेट करके नहीं देगा। तो अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हमारे पास तो यहाँ पे राइट का एरिया आ रहा है। अच्छा, अब मैं कुछ डिस्कशन करता हूँ। लेट्स से हम ये कहते हैं कि बच्चों यहाँ से मैं 1.26 है इसकी टेबल वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता हूँ। इसकी टेबल वैल्यू को हम ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, अब देखनी कैसे है वैल्यू, ये ज़रा गौर से समझिएगा। 1.26 कैसे देखना है बच्चों, 1.26 का मतलब ये है कि मैं यहाँ लिखता हूँ कि अगर हम 1.26 की बात कर रहे हैं तो बेटा आपने 1.2 को पिक कर लेना है। ये 1.2 कहाँ पर है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये 1.2 है। तो 1.2 के सामने और 6 के नीचे आपने देखना है। अगर आप 1.2 को आगे ले जाएं और ये देखें कि 6 हमारा कहाँ है, ये है 6, तो देखें 1.2 के सामने और 6 के नीचे कौन सी स्पेसिफिक वैल्यू आपको नज़र आ रही है, वो ये है 0.8962। आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या करना है। 1.2 के सामने जाएंगे और जो नेक्स्ट डिजिट है 6 उसके नीचे आएंगे, तो वैल्यू क्या मिल रही है 0.8962। तो यहाँ पर जो मैंने इसकी टेबल वैल्यू देखी है वो हमारे पास थी 0.8962। तो यानी ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.8962। मगर याद रखिएगा क्योंकि z का जो टेबल है वो तो आपको लेस का एरिया दे रहा है, तो इसका मतलब ये है ये जो एरिया आपको मिल रहा है, जो प्रोबेबिलिटी मिल रही है बच्चों, वो ये वाली मिल रही है, इसकी जो लेस पे पड़ी हुई है सारी। ये कितनी मिली है हमें 0.8962। ठीक है जी, ये राइट की नहीं मिल रही। अब हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, हमें तो क्वेश्चन में राइट का एरिया चाहिए, यानी जो हमारे पास ये येलो शो हुआ है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए ट्रिक बच्चों ये मैंने आपको बताई है कि जो टोटल एरिया होता है किसी भी कर्व के अंदर वो किसके इक्वल होता है, वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। द टोटल एरिया अंडर द कर्व इज ऑलवेज 1। अब आप ये सोचें कि अगर इस 1 में से मैं ये लेफ्ट वाला एरिया माइनस कर देता हूँ 0.8962, इस पूरे 1 में से इस लेफ्ट के एरिया को माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली आपको कौन सा एरिया मिल जाएगा, जो येलो वाला शेड हुआ है, क्योंकि हमें येलो वाला रिक्वायर्ड था। तो हम अपना आंसर कैसे बनाएंगे, हम टोटल एरिया में से यानी 1 में से माइनस कर देंगे 0.8962, तो हमें वो रिक्वायर्ड एरिया जो हमारा राइट साइड पे शेड हुआ है वो हमें मिल जाएगा। इट विल गिव यू 0.1038। राइट जी, तो इसकी आप एक ट्रिक भी याद कर सकते हैं कि देखो ट्रिक क्या है, मैं साथ साथ बताता रहता हूँ। अभी जो क्वेश्चन हमारे पास बन रहा था वो मोर देन का बन रहा था, यानी ग्रेटर का बन रहा था। ट्रिक मैंने बता दी कि 1 में से माइनस करेंगे, या तो आप इसको ऐसे याद कर लो कि अगर आपके पास लॉजिक बनती है तो आप यूँ याद रख लें कि जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसी z की जो मोर देन सम नंबर a होगा, a इज़ एनी नंबर, देखिए जैसे यहाँ पे a 1.2, तो आप क्या करो, आप हमेशा यूँ करो 1 में से माइनस कर दें इसकी टेबल वैल्यू, इस स्पेसिफिक नंबर की जो भी टेबल वैल्यू होगी उसको इसमें से क्या कर दें आप माइनस कर दें, तो आपको सेम आंसर मिल जाएगा। एक तो ये ट्रिक है। अदरवाइज मैंने जो स्ट्रक्चर बताया उसको याद रखेंगे कि मोर देन के क्वेश्चन में पहले आपने क्या करना होगा, इस 1.26 को पहले आप करेंगे स्केच, और स्केच करने के बाद आप ये देखेंगे कि ये मोर देन है या
लेस देन हाफ है, क्योंकि 1.26 मोर देन हाफ था तो ये 1.26 कहीं 0.5 से आगे चला गया था, और ग्रेटर का सिंबल था तो राइट एरिया को शेड कर दिया था। फिर उसके बाद क्या किया, 1.26 की टेबल वैल्यू निकाली। अब लाजमी बात है टेबल हमें लेस का एरिया देता है, तो मैंने लेस को शेड किया और ये वैल्यू आ गई। और हमें रिक्वायरमेंट जो चाहिए, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमें जो रिक्वायर्ड है वो ये एरिया था। तो ये रिक्वायर्ड कैसे आ सकता था कि 1 में से इसके प्रीवियस एरिया को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, सो यू गेट योर आंसर। या आप इसको अपनी लॉजिक में भी याद कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट है दिस इज लेस देन माइनस 0.86। सेकेंड पार्ट को हम देख लेते हैं। तो हमारे पास ये जो सेकेंड पार्ट बना हुआ है यहाँ पे, ये बच्चों हम फाइंड कर रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन माइनस 0.86। अब हम इसी को भी उसी तरह ही कंसिडर करेंगे जैसे हमने पहले कहा था। सबसे पहले आप ये देखोगे, ये जो आपके पास एरिया है ये बच्चों लेस देन हाफ है, मोर देन हाफ नहीं है, क्योंकि नेगेटिव में जा रहा है। तो पहली बात तो ये है कि ये आपके पास हो गया लेस देन हाफ, ठीक है नहीं, यानी 0.5 से ये कम आ रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़, ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है ये लेस का सिंबल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक तो हमें एरिया चाहिए जो 0.5 से कम होगा, तो नेगेटिव की वैल्यू, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू कहीं यहाँ पड़ी होगी, समवेयर एट दिस पोजीशन, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है और 0.5 से कम है। तो लेट्स से ये वैल्यू हो गई माइनस 0.86। अब बच्चों इसको शेड कहाँ करना है, क्योंकि सिंबल कौन सा आ रहा है, लेस का सिंबल आ रहा है, तो z के लेफ्ट तरफ, यानी ये वाला एरिया आपका हो गया शेड, लाइक दिस वन, ये एरिया शेड हो गया। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हमने ये देखना है कि हमें तो टेबल में से देखनी है माइनस 0.86। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आपको नज़र आएगा कि इस टेबल में नेगेटिव की कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। यानी अगर आप z को देखें, z के कॉलम में, तो 0.0 से शुरू होती है और सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू मौजूद नहीं है। अब बच्चों हमने यहाँ पर एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको कहा था ये जो नॉर्मल कर्व होता है ये सिमेट्रिकल होता है अबाउट मीन, यानी जितना एरिया मीन के लेफ्ट साइड पर होता है उतना ही मीन के राइट साइड पर होता है। अब ड्यू टू सिमेट्री प्रॉपर्टी हम यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जिसको हम कहते हैं सिमेट्री प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम इसका सिमेट्री प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। अब ज़रा देखिएगा सिमेट्री क्या करेगा। बेसिकली सिमेट्री ये करेगा, क्योंकि ये नॉर्मल कर्व है, वो सिमेट्रिक होती है। आप इस नेगेटिव 0.86 को ज़रा राइट पर शिफ्ट कर दें और विजुलाइज करें ये राइट पर कैसे शिफ्ट हो रहा है। अगर मैं इस वैल्यू को उठाऊं और सिमेट्री की वजह से इस वैल्यू को इधर ले जाऊं राइट की तरफ, तो ये नेगेटिव का 0.86 यहाँ आके बन जाएगा पॉजिटिव का 0.86। जो एरिया लेफ्ट पर शेड हो रहा था ऑब्वियसली वो एरिया कहाँ पर जाके शेड हो जाएगा, राइट की तरफ शेड हो जाएगा। यानी अगर मैं स्केच को ऐसे बना लेता हूँ तो ये जो मेरा एरिया आपको नज़र आ रहा है ये इस तरीके से राइट पर शेड हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को आपने बड़ा अंडरस्टैंड करना है। अगेन आई रिपीट, अगर आपके पास नेगेटिव की वैल्यू थी तो आपने क्या किया है, एक सिमेट्री की प्रॉपर्टी अप्लाई की है। सिमेट्री ये कहता है कि जितना एरिया लेफ्ट पर है उतना ही राइट पर होता है, और सिमेट्री की वजह से आप इमेजिन करें कि आप इस पूरे एरिया को उठा के उधर ले गए हैं। अब ये जो एरिया आप लेके गए हैं, यानी ये जो वैल्यू आप वहाँ पर मूव आपने कराई है, तो नेगेटिव का 0.86 बन गया पॉजिटिव का 0.86। जो एरिया लेफ्ट पर शेड हो रहा था बच्चों वो राइट पर शेड हो गया। तो ये हमने काम कब करना है, जब आपके पास नेगेटिव वैल्यू होगी। अब हम टेबल पे चले जाएंगे। अब ज़रा हम चेक करते हैं कि 0.86 की टेबल वैल्यू क्या है। अब उसके लिए ट्रिक हमने ऊपर डिस्कस की हुई है कि 0.86 को अब कैसे हम चेक करेंगे। चलें, तो 0.86 हमारे पास 0.86, तो अभी मैंने डिस्कस किया है कि आप क्या करेंगे, 0.8 को देखेंगे, ये बच्चों 0.8 है, 0.8 के सामने और 6 के नीचे, तो आपके पास ये वाली वैल्यू जो मैंने यहाँ पर, ये जो मैंने ग्रीन कर दी है, आप देख भी सकते हो कि ये हम जा रहे हैं 0.8 के सामने और हम जा रहे हैं किसके नीचे, 6 के नीचे। तो ये वैल्यू क्या मिल रही है, 0.8051। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0.8051 हमें ये वाला एरिया मिल रहा है। वजह क्या है, क्योंकि हमें जो z टेबल है वो तो हमें सिर्फ लेस का एरिया बताता है, राइट का एरिया तो नहीं बताता। तो इसका मतलब है कि हमें ये वाला पूरा एरिया मिल गया। अब हमारा रिक्वायर्ड एरिया बच्चों ये राइट साइड वाला है, और इसके लिए वही ट्रिक है कि मैंने भी आपको बताया था, क्योंकि टोटल एरिया इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, इसमें से
हम ये करेंगे कि 1 में से माइनस कर देंगे अपना प्रीवियस एरिया 0.8051। जब आप इनको माइनस कर देंगे तो 1 में से जब आप ये माइनस करोगे यू गेट दिस आंसर 0.1949। ठीक है जी। तो दो टाइप्स की चीज़ें हो गई। पहले में मैंने आपको मोर देन का बताया था सिंबल, वो कैसे करना था, दूसरे में लेस देन। थर्ड पॉइंट इसका क्या है जी, -1.37। तो थर्ड पार्ट को देख लें इसके। तो इसके थर्ड पार्ट में हमें निकालनी है द प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज मोर देन -1.37। हम इसको फाइंड आउट करेंगे। अब अगेन आप सबसे पहला स्टेप आप ये करेंगे, यू कैन सी दिस सिनेरियो, ये आपके पास मोर देन हाफ नहीं है क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू है, तो आप ये कहेंगे ये हमारे पास लेस देन हाफ होगी, यानी 0.5 से कम है बच्चों। अच्छा ठीक है, और ये हमें क्या बता रहा है कि हमारा कौन सा एरिया हम शेड करेंगे, z के राइट साइड वाला एरिया। अच्छा लेस देन हाफ, तो ये वैल्यू कहाँ पड़ी होगी, लेस देन हाफ कहीं यहाँ पड़ी होगी, ये है जी लेस देन हाफ, और ये वैल्यू है -1.37। और क्योंकि इसके राइट साइड का एरिया शेड होना है तो राइट साइड का सारा ये एरिया है, नंबर 1 जी। ठीक है, 1.37 की हमने बात की है राइट साइड का एरिया। अब मैंने आपको क्या बताया था पहले भी, अगर कोई नेगेटिव वैल्यू होती है तो वो टेबल में नहीं होती है, तो हम इसके लिए इसकी सिमेट्री की प्रॉपर्टी को ज़रा हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो सिमेट्री प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी सिमेट्री का मतलब ये है कि इस शेप को ज़रा आप शिफ्ट कर दें, ये नेगेटिव है, अगर मैं उसको उठा के उधर ले जाता हूँ, यानी नेगेटिव को उधर लेके जाता हूँ, तो बच्चों ये वैल्यू यहाँ आके कहीं बन जाएगी पॉजिटिव की, यानी यहाँ पर बन जाएगी 1.37 पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये एरिया कौन सा शेड हो जाएगा, ऑब्जर्व करें, जब ये राइट पर गया तो ये एरिया जो राइट पर शेड हो रहा था ये सारा का सारा किधर शेड हो गया, ये सारा का सारा लेफ्ट साइड पर शेड हो गया। और ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है क्योंकि हमें तो नॉर्मल टेबल बताता ही लेफ्ट का एरिया है। अब आप क्या करेंगे, 1.37 की टेबल वैल्यू को हम यहाँ से ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब 1.37 को यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं 1.37 की बात करूँगा तो आप कहेंगे जी कि 1 पॉइंट हम 3 के सामने मूव कर जाते हैं, राइट जी, और हम किसके नीचे मूव करेंगे, 7 के नीचे मूव करेंगे। लेट्स से दिस इज़ द 1.3 और ये जो हमारा 7 है, तो हमें इसकी ये वैल्यू मिलेगी, यानी हम इसको देख भी लेते हैं यहाँ से कि 1.3 के सामने जा रहे हैं आप और आप 7 के नीचे मूव कर रहे हैं, सो यू गेट 0.9147। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया आपको मिला है, ये वाला एरिया, ये मिला है 0.9147 और यही आपका आंसर है, क्योंकि इसको 1 से माइनस नहीं अब आपने करना, 1 से तो हम तब माइनस करते हैं जब हमारे पास राइट का एरिया हमें रिक्वायर्ड हो रहा होता है, तो हम टोटल में से माइनस करते हैं। ये ऑलरेडी जो एरिया आपको मिला है, ये ऑलरेडी लेफ्ट का एरिया मिला है, तो इसका मतलब है इसका जो आंसर होगा वो यही होगा 0.9147। ठीक है जी, ये इसका हो गया हमारे पास थर्ड पार्ट। अच्छा अब हम इसका कंसिडर कर लेते हैं जी ये वाला पार्ट। लेट्स से ये जो आपको दोनों नेगेटिव की वैल्यू यहाँ पर आती नज़र आ रही है, -0.88 और -0.13, तो ये वाला पार्ट जी फोर्थ पार्ट इसका। सो लेट्स से आप प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड करने जा रहे हैं, -0.88 is less than z is less than -0.13। अब देखिए ये सिर्फ ये लेस या ग्रेटर पे नहीं है बच्चों, ये है इन बिटवीन, z इज इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज। तो याद रखिएगा जब इस तरह के आपके पास सिंबल्स आ रहे होते हैं तो हम इसकी बात कर रहे होते हैं, ये बात हो रही है इन बिटवीन की, z जो है वो इन बिटवीन है टू वैल्यूज़ की। अच्छा आप गौर करें, ये दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ आपको नेगेटिव नज़र आएंगी। तो अब ये कैसे ड्रॉ होंगी, -0.88 और -0.13। तो लेट्स से हम ये कह लेते हैं कि यहाँ कहीं ये जो वैल्यू है ये है -0.88 और ये जो वैल्यू है इसको हम कह देते हैं -0.13, क्योंकि दोनों जो हैं वो लेस देन हाफ है, ये वाली वैल्यू भी और ये वाली वैल्यू भी। अगर दोनों लेस देन हाफ होंगी तो दोनों यहाँ बन जाएंगी। अब हमें एरिया चाहिए किसका जी, इसके
इन बिटवीन का एरिया चाहिए हमें, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि z इज़ इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज। सो दिस मीन हमें बच्चों रिक्वायर्ड है ये वाला एरिया, दिस एरिया। अब बच्चों ये एरिया बड़ा ज़रा लॉजिकल तरीके से आपने देखना है कि ये एरिया किस तरीके से कैलकुलेट होगा। अच्छा, पहली बात तो ये करें, क्योंकि दोनों नेगेटिव वैल्यू हैं तो दोनों पे ज़रा सिमेट्री को अप्लाई करते हैं। तो दोनों पे सिमेट्री को ज़रा अप्लाई करें, क्योंकि नेगेटिव से दोनों किधर चली जाएंगी, पॉजिटिव की तरफ। तो अगर हम यहाँ पे सिमेट्री देखें तो सिमेट्री से ये कर्व हमारा कहाँ चला जाएगा। लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, तो सिमेट्री से हमारी वैल्यूज़ जो होंगी वो कहाँ जाएंगी। लेट्स से आप ज़रा गौर करें कि ये वैल्यू थी पहली नेगेटिव 0.88, अगर मैं उधर ले जाता हूँ तो ये राइट पर चली जाएगी, यानी ये वाली जो वैल्यू है 0.88 की यहाँ कहीं जाएगी इस पोजीशन पे, और ये वाली इससे पहले आ जाएगी, इस तरह कुछ हो जाएगा। तो 0.88 की न्यू पोजीशन यहाँ कहीं होगी। लेट्स से दिस इज 0.88, और जो नेगेटिव 0.13 है ये शिफ्ट होकर यहाँ कहीं आ जाएगा 0.13। ठीक है जी। और एरिया अब बच्चों इन दोनों के दरमियान बाउंड हो गया है, गौर से देख लीजिएगा, यानी एरिया जो होगा हमारा वो इन दोनों के दरमियान कहीं बाउंड हुआ होगा, बिटवीन दीज टू नंबर्स। क्योंकि वो नेगेटिव थे तो दोनों पे हमने अप्लाई किया रूल, और हमारा एरिया जो है वो इन दो नंबर्स के दरमियान बाउंड हो गया। अब हमें क्या करना है इसमें, तो अब हम ये करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि आपको तो नॉर्मल टेबल सिर्फ लेस का एरिया देखा है, ज़रा कुछ गौर से ज़रा कोई बात सुनिएगा। लेट्स से अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं 0.88 का एरिया निकालता हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ 0.88 की। अच्छा, तो 0.88 है उसको अगर हम टेबल में देखेंगे बच्चों, तो टेबल में देखने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कौन सी मिलेगी इसकी, यानी 0.88 को अगर आप टेबल में देखेंगे तो आपको सारा वो एरिया मिलेगा जो 0.88 से लेस होगा, 0.88 से लेस होगा। यानी मैं इसको ये देखें लाइन बना रहा हूँ, ये सारा एरिया होगा। लेट्स से मैं 0.88 को देखता हूँ, तो 0.88 का मतलब क्या होगा, तो ज़रा गौर करें। हाँ, मैं इनको रिमूव करता हूँ यहाँ से ताकि हम कुछ प्लेस बना सके अपनी नॉर्मल टेबल के अंदर। जस्ट एक मिनट में इसको सेट कर लूँ। ओके जी, सो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि मुझे 0.8 के लिए कुछ वैल्यूज़ को रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा चलिए, लेट्स टॉक अबाउट 0.88 ओनली। 0.88 को हमने कैसे 0.8 आई थी, ये मैं चेक कर लेता हूँ, नॉट 0.88। सर जी ना वो गल्डी क्लास को लीव कर दें। ठीक है, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँगा। ओके। अच्छा जी, तो 0.88 है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 0.88 को हमने देखना है, तो 0.88, तो आप क्या करेंगे 0.8 के सामने चले जाएंगे बच्चों, ठीक है, और किस वैल्यू के नीचे देखेंगे, 8 के नीचे। सो यू कैन सी 0.8 के सामने और बेटा 8 के नीचे ये वैल्यू है 0.8106। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो आंसर आ रहा है 0.8106 आ रहा है, यानी यहाँ पे दिस वन। तो जो मैंने लाइन डाली है ना, इसका मतलब ये है कि 0.88 से पीछे वाला सारा जो एरिया होगा इसका एक आंसर हमारे पास होगा, जो हमने ऊपर अभी देखा है वो हमारे पास था जी 0.8106। तो ये आंसर हो जाएगा 0.8106। मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.8106, मगर ये याद रखिएगा ये सारी वैल्यू आपको 0.88 से पहले की दे रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब अगर मैं 0.13 को देखता हूँ तो ये मुझे कौन सा एरिया देगा, ज़रा सोचें। अगर मैं 0.13 को टेबल में देखता हूँ बच्चों, तो मुझे ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया देगा, 0.13 से पहले वाला सारा एरिया देगा। तो मैं 0.13 को टेबल में चेक करता हूँ, दिस इज 0.13 ओनली। तो आप क्या करोगे, 0.1 के सामने और 3 के नीचे देखोगे, तो 0.1 के सामने ये 0.1 है, और बच्चों 3 के तरह सामने आ जाएं
तो ये वैल्यू है 0.5517, तो ये आ गई 0.5517, यानी ये वैल्यू 0.551N7। अब गौर करें, हमें तो वो एरिया चाहिए जो इनके दरमियान में है, जो इनके इन बिटवीन है। तो गौर करें आप कि अगर हम इस एरिया में से, ये जो एरिया था 0.816 सारा का सारा, इसमें से अगर हम माइनस कर दें ये वाला एरिया जो यहाँ बना हुआ है, तो गौर करें कि इस एरिया में से इसको माइनस करने से जो आपको एरिया मिलेगा बच्चों, वो इन बिटवीन का एरिया मिलेगा। तो इन बिटवीन का एरिया कैसे आ रहा है आपके पास कि आपने इस एरिया में से 0.816 में से माइनस कर देना है। आई थिंक ये 0.816 में कुछ और वैल्यू भी होगी, हम देख लेते हैं। दिस इज 0.8106 थी, 0.8106, दिस इज 0 एंड दिस इज 6, तो ये बन गया 0.8016, यानी इस वैल्यू में से 0.8106 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 0.551N7। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू गेट योर आंसर। अभी मेरे पास क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है, आप इसको कैलकुलेटर के ज़रिए सिंप्लीफाई करके एक आंसर लिख लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपका सारा का सारा चला जाता है इन बिटवीन के अंदर के दो वैल्यूज़ के दरमियान आप एरिया को कैसे कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको यही लॉजिक्स अपने जहन में रखनी है कि आप किस तरीके से करेंगे। इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं, ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन, IV पार्ट है या ये जो भी है, दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ Z इज़, बल्कि यहाँ पे 0.23 था, 0.23 is less than Z is less than which वैल्यू जी, ये थी 0.89। इसको भी क्विकली इसी तरह आप देख लें 0.89। सबसे पहले आप इनको स्केच कर लो कि इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू है 0.23, ये कहाँ पर होगी 0.23 और 0.89। ये भी देखिए, अगर आप 0.2, क्या ये मोर देन हाफ है या लेस देन हाफ है, ये आपको नज़र आएगा कि 0.2 जो है वो लेस देन हाफ है, लेस देन हाफ। अच्छा, एक तो ये वैल्यू है। उसके बाद ये जो वैल्यू है, ये आप बेटा देख सकते हैं कि ये हमारे पास दिस इज बेसिकली मोर देन हाफ है। तो आप इन दोनों को स्केच करो, 0.23 के यहाँ कहीं आ जाएगा, लेट से ये आपका 0.23 आ गया, ये वैल्यू आपकी आ गई 0.89। तो जो आपको एरिया चाहिए वो इन दोनों के दरमियान का एरिया चाहिए, इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज़। तो अब अभी मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको समझा दिया कि इन दोनों के दरमियान कैसे निकालोगे। आप सिंपल ये करोगे, तो पहले 0.89 का एरिया देखोगे। जब 0.89 का एरिया देखोगे तो आपको ये 0.89 से पहले पहले वाले सारा एरिया बताएगा, तो हमें इससे पहले वाला मिल जाएगा। फिर आप किसका देखेंगे, आप चेक करेंगे 0.23 का एरिया, तो 0.23 का एरिया क्या बताएगा, इससे पहले वाली सारी वैल्यूज़ बताएगा। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे, इस ये एरिया में से 0.23 वाला एरिया अगर माइनस कर देंगे तो आपको मिडिल वाला एरिया आराम से मिल जाएगा। तो यानी आप क्विकली क्या करेंगे, जस्ट कि आपने 0.89 की टेबल वैल्यू देखनी है, माइनस कर देना है उसमें से 0.23 की टेबल वैल्यू, जस्ट द ओनली थिंग यू विल डू। आपने ये काम करना है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, अब आपको मैंने सिखा दिया। 0.8 के सामने 9 के नीचे, तो ये इन बिटवीन का कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा कि इन बिटवीन में आप ये वर्किंग कर रहे होंगे। तो ये थोड़ी सी मैंने अभी रिवीजन थी हमारी ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की। ठीक है जी, मैं इसको